चलिए आज से हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल की क्लासेस। ठीक है, बिहार स्पेशल में जो हमारा सिलेबस है, सबसे पहले देखना है कि बिहार का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ये देखना है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, स्थापना दिवस कब आया, बिहार के जो बंगाल से अलग होने की जो प्रक्रिया थी उसके डेट को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बिहार के इतिहास को भी देखेंगे आगे चल के। बिहार स्पेशल में हमको बिहार का हिस्ट्री भी देखना है। आपका इसमें एंशिएंट के, मिडेवल के, मॉडर्न के सारे पोर्शन को देखेंगे हम लोग। बिहार के ज्योग्राफी को देखेंगे, है ना। बिहार के ज्योग्राफी में क्या क्या देखना है, जैसे बिहार के नदी के बारे में समझना है, बिहार के मिट्टी के बारे में समझना है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। वैसे इन सारी चीज़ों के बारे में जो इंट्रोडक्शन है मोटा मोटी, वो हम लोग आज के लेक्चर में देख लेंगे, है ना, कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बिहार के कौन कौन से जिले भारत के अन्य किस किस राज्यों से जो है बाउंड्री साझा करता है। जैसे कि बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है आप देखेंगे कि नेपाल के साथ जो है बाउंड्री साझा करता है, शेयर करता है। तो देखना कि कौन कौन सा स्टेट जो है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के साथ टच होता है। बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यूपी से टच करता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट झारखंड के साथ शेयर करता है, और कौन कौन सा स्टेट आपका कौन सा बचा आप बंगाल से टच करता है। ये सारा चीज़ देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बिहार का नाम जो है ये बिहार क्यों पड़ा, है ना। देखिए अभी तो ये इंट्रोडक्शन तो देखेंगे, साथ ही साथ ये चीज़ भी देख लेंगे साथ में कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जनगणना, ये सारा चीज़ आपको कुछ पढ़ना पड़ता है बिहार के स्पेशल में। ठीक है, ये सारा उसका सिलेबस है। तो देखिए सबसे पहले बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, है ना, ये समझना होगा। देखिए जिस समय बुद्ध के काल की बात हम कह रहे हैं, यानी कि ईस्वी जब शुरू नहीं हुआ था, लगभग 463 BC की बात हम कह रहे हैं। उस समय बौद्ध धर्म का बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार था। अब बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हुआ करते थे, तो उनके रहने सहने का जो जगह था, जिस जगह पर वो रहते थे, जिस जगह वो निवास करते थे, उसको कहते थे विहार। क्या बोलते थे? विहार। मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? विहार। जैसे आज धर्मशाला कहते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? धर्मशाला। तो धर्मशाला क्या होता है? जहाँ पर लोग रहते हैं उसको धर्मशाला कहते हैं। उसी तरह से बौद्ध भिक्षु का जो धर्मशाला था, जहाँ पर वो लोग निवास करते थे, उसको क्या बोलते हैं? विहार। चूँकि बिहार में ऐसे बौद्ध भिक्षुओं की जो रहने सहने का जो जगह था वो बहुत सारा था। पहले के समय में राजा लोग बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दिए थे। मतलब कि बुद्ध के समय के बाद का जो बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार हुआ था, तो कई सारे राजाओं ने उस समय बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए कई सारे जगह बनवाए थे, क्योंकि अपने पैसे से तो किया नहीं था। तो जो कई सारे जो जगह था वो किसने बनाया था? उस समय के जो राजा वगैरह होंगे, जो अमीर लोग होंगे, उन्होंने ही रहने सहने का जगह बनाया था। ठीक है, उस जगह का नाम क्या था? विहार था। तो उसी के बिहार पर चूँकि ऐसे मतलब कि ऐसे जगह की संख्या बिहार में बहुत ज़्यादा था। बिहार में ऐसे जगह की संख्या बहुत था, चूँकि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो बिहार में हुआ था, इसलिए यहाँ पर उसके रहने सहने का जो जगह था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो चूँकि बिहार में विहारों की संख्या बहुत ज़्यादा था, इसका मतलब क्या? बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान यहाँ पर प्रचुर मात्रा में था, बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया? विहार से बिहार पड़ा। एक बात तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं इसका स्थापना दिवस कब है। तो हर बार देखते हैं कि जब भी बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं तो सड़क पर बच्चे लोग जुलूस निकालते हैं। खासकर कब निकलता है? 22 मार्च को। तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन से जो है बिहार जो है किससे अलग हुआ था? बंगाल से अलग हुआ था। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 22 मार्च 1912 को ये तो मानते हैं कि बिहार और बंगाल जो है अलग हुआ था, लेकिन उससे पहले बिहार जो अलग होने की जो बात हुई थी वो कब हुआ था? इससे जस्ट पहले 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था। ये उसी टाइम की बात कह रहे हैं जिस समय दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम को यहाँ पर गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। उसी दिल्ली दरबार में जन गण मन जो है पहली बार गाया गया था। ठीक है, हालांकि पढ़ेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे बताएंगे कि दिल्ली दरबार का बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुआ था। उस दिल्ली दरबार में ये चीज़ देखिए, दिल्ली दरबार की आलोचना इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय देश में भुखमरी चल रहा था, कंगाली चल रहा था, और ऐसे में भव्य आयोजन का मतलब है कि दुनिया भर के खर्चे किया था। एक तरफ गरीब लोगों का पेट नहीं भर रहा, ऊपर से आप भव्य आयोजन कर रहे हो। किन के लिए? जो ब्रिटिश लोग आ रहे हैं, ब्रिटिश के लिए, मतलब उनके लिए भव्य स्वागत, जन गण मन गाया गया था, इसकी आलोचना होती है। तो दिल्ली दरबार के लिए जो बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। एक एस्पेक्ट ये है कि दिल्ली दरबार में
12 दिसंबर 1911 को अंग्रेजों द्वारा ये घोषणा की गई कि चलो ठीक है, बंगाल को अब बिहार से अलग कर दिया जाएगा। तो घोषणा कब हुआ था? मौखिक घोषणा ये हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, जबकि विधिवत रूप से यानी कि लीगल प्रोसीड्यूर के माध्यम से ये क्लियर किया, कब किया गया? 22 मार्च 1912 को ये डिक्लेयर किया गया कि बिहार अब बंगाल से अलग हो जाएगा लीगल रूप से। ये लीगल प्रक्रिया पूरा हो चुका था। मतलब कानून का जो भी मतलब प्रोसीड्यूर होता है, अभी भी देखते हैं कोई भी कानून पहले मौखिक रूप से बोला जाता है। जैसे अभी सरकार बोला 3 कानून हम वापस लेंगे किसानों पर, जो 3 मतलब किसानों का जो 3 कानून था, जो किसानों का जो कानून चला, उसमें 3 कानून को क्या बोला, हम वापस लाएंगे। अभी तो घोषणा किया, लेकिन फिर जब सांसद के सत्र बैठेंगे तो फिर वो कानूनी रूप से उसको निरस्त किया जाएगा। तो जो कानूनी प्रक्रिया चलेगा उसका डेट अलग होता है, और फिर लागू होगा अलग तरीके से वो कानून। तो पहले मौखिक रूप से घोषणा हुआ, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया से उस चीज़ को लागू किया जाएगा, मतलब कि उसको बोला जाएगा, उसके बाद वो चीज़ लागू होगा। तो देखिए घोषणा कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 का घोषणा हुआ कि बिहार बंगाल से अलग होगा। दिल्ली दरबार में ऐसा बोला गया मौखिक रूप से। उसके बाद 22 मार्च 1912 को जो है घोषणा किया जाएगा, कैसे? विधिवत रूप से। जबकि बिहार और बंगाल सही तरीके से जो अस्तित्व में वो आया, वो कब आया? 1 अप्रैल 1912 को। तो कई बार एग्जाम में पूछ देगा कि मौखिक घोषणा यानी कि घोषणा कब हुआ था, तो 12 दिसंबर। विधिवत रूप से लागू कब हुआ? तो 22 मार्च। चूँकि कानूनी चीज़ देखो, चूँकि कानून का जो डेट होता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, इसीलिए बिहार दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मार्च। जबकि सही तरीके से जो बिहार अलग हुआ था वो कितने तारीख को? 1 अप्रैल। ये 1 अप्रैल याद रखिएगा, क्योंकि यही 1 अप्रैल जो है आगे चल के देखिएगा, इसी 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से अस्तित्व में आया। ध्यान रखिए, संयुक्त रूप से, क्योंकि अभी भी बिहार में उड़ीसा क्या है हमारा शामिल है। मतलब कि बिहार में उड़ीसा क्या है, मतलब वर्तमान रूप से देखिएगा तो बिहार में उड़ीसा और झारखंड दोनों अस्तित्व में है नहीं। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से अस्तित्व में आया, मतलब अब वो संयुक्त रूप से दिखने लगा। आगे चल के क्या होगा? 28 मार्च 1936 को, ये देखिए बहुत लंबे समय तक बिहार मतलब बिहार और उड़ीसा क्या होगा? एक साथ रहेगा। आने वाले समय में फिर 28 मार्च 1936 को फिर क्या होगा? फिर पृथक विधानसभा परिषद बनाया जाएगा, विधान परिषद बनाएगा। अब यहाँ पर बिहार को पहले ही बता दिया कि आपका अपना विधान परिषद क्या होगा? अलग होगा। आपका अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होगा? अलग होगा। तो ये बात तो पहले पता चल चुका था, लेकिन सही तरीके से लागू कब हुआ? बिहार को उड़ीसा से अलग कब किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। तो 1 अप्रैल को बिहार एवं उड़ीसा क्या हुआ? सही तरीके से क्या हो गया? अलग हो गया। और फिर आगे चल के काफ़ी दिनों तक हम लोग बिहार और झारखंड भी एक था। तो फिर आगे क्या होता है? 15 नवंबर 2000 को फिर क्या होता है? बिहार एवं झारखंड भी क्या हो गया? क्या चीज़? ये विधान परिषद अलग, चूंकि अंग्रेजी शासन चल रहा था ना उस समय तो अंग्रेजी शासन चल रहा था। ये सारा काम तो अंग्रेजों के देखरेख में हो रहा है ना। हाँ, ये बाद में खाली बस ये हम लोगों का अपना है, बाकी सब तो अंग्रेजों के टाइम में हुआ था क्या। तो ये सारा डेट याद रखिए, ये डेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन कौन सा डेट है? 12 दिसंबर को घोषणा हुआ, 22 मार्च को विधिवत रूप से अलग हुआ, 1 अप्रैल को सही तरीके से अस्तित्व में आया बिहार एवं उड़ीसा, मतलब संयुक्त रूप से। अभी इसको बिहार ही बोला जाएगा, अभी इसको क्या बोला जाएगा? बिहार ही बोला जाएगा, उसमें उड़ीसा शामिल है। आगे चल के 28 मार्च 1936 को क्या हुआ? पृथक विधान परिषद का गठन हुआ बिहार के लिए। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ? बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए। जबकि आगे चल के 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ? बिहार एवं झारखंड क्या हो गया? तो 3 डेट देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, एक 22 मार्च, दूसरा 1 अप्रैल, तीसरा क्या? 15 नवंबर। याद रहेगा ना। इसको हम लोग मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन जो इसमें ऐड करेंगे बिहार के बारे में, ठीक है। तो पहले पॉज कर लीजिए। क्या बोले? एक सेकंड वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा। क्या बोले? हाँ, तो उड़ीसा दिवस भी कब मनाया जाएगा? अच्छा, वही क्वेश्चन अभी अरेंज हो गया कि 1 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? उड़ीसा दिवस। ये भी एग्जाम में पूछा गया एक बार, उड़ीसा दिवस। झारखंड दिवस कब मनाया जाएगा? तो 15 नवंबर को क्या हो जाएगा? झारखंड दिवस। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, 15 नवंबर को झारखंड दिवस और 22 मार्च को बिहार दिवस। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े? तो पहले पॉज कर लो, पॉज कर लीजिए विकास जी, उसके बाद फिर आगे करते हैं।
बंगाल तो पहले ही, हाँ कह सकते हैं बंगाल को, ठीक। अब देखिए, अब बिहार का जो हाई कोर्ट है उसका स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1913 को। अभी हमने देखा कि 1912 में क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को ठीक तरीके से बिहार और जो बंगाल है वो क्या हो गया, अलग हुआ। तो जब बिहार अलग होगा तो उसके लिए अलग हाई कोर्ट भी तो बनाना पड़ेगा ना, आखिर न्यायालय तो जरूरी है। तो 1912 के बाद 1913 में, यानी 1 दिसंबर 1913 को क्या हो गया, हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। अच्छा, हाई कोर्ट का स्थापना हुआ है, अभी ठीक तरह से चालू नहीं हुआ है। तो स्थापना कब हुआ? 1 दिसंबर 1913 को, जबकि इसका उद्घाटन कब गया, इनकी बनने में टाइम उसको कितना लगा, लगभग 3 साल का टाइम लगा। 3 साल या 2.5 साल से ज़्यादा कह लो, क्योंकि ये दिसंबर में हुआ तो 14, 15 और 16 में तो बन ही गया, तो लगभग 2 साल से ज़्यादा थोड़ा लगा, 2 साल से कुछ दिन ज़्यादा लगा क्या, हाई कोर्ट को बनाने में। तो 1 दिसंबर 1913 को स्थापना हुआ और 3 फरवरी 1916 को क्या हुआ, इसका उद्घाटन हुआ। ये तो बात किस चीज़ का था, हाई कोर्ट के बारे में, बिहार का हाई कोर्ट के बारे में। उसके बाद देखते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल भारत में कितने नंबर पे आता है। अगर हम सिर्फ राज्यों की तुलना करें, यानी कि ओनली स्टेट की बात करें, तो राज्यों के स्तर पर कितना हो जाएगा, कितने राज्य हैं बिहार में, भारत में कितने राज्य हैं, 28 है ना, इसमें तो श्योर है ना आप लोग। कितने यूटीज़ हैं, 7 या 8, 28 और 8 याद रखिएगा। भारत में 28 राज्य और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। नहीं, तो यूनियन टेरिटरीज को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में यूटी बोलते हैं। तो जब हम केवल राज्यों में तुलना करते हैं तो बिहार का कितने नंबर पे आता है, 12वां नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, अरे मार्कर तो ठीक चल रहा है, हमको लगा ये तो हरा चलेगा, ठीक है। तो कितने नंबर पे आ रहा है, 12वें नंबर पे। लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश को भी जब जोड़िएगा ना, तब तो इसका रैंकिंग खराब हो जाता है थोड़ा सा, यानी जब उसमें लद्दाख जुड़ेगा तो इसका रैंकिंग कितना हो जाएगा, 13वां नंबर पे। यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है राज्यों के बीच अगर तुलना करते हैं तो 12वां नंबर पे आता है, और जब केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर आप जोड़ लीजिएगा तब कितने नंबर पे आएगा, 13वां। तो 12 और 13 याद रहेगा ना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बिहार का, कितने नंबर पे, 12वां, जब केवल हम राज्यों के बीच तुलना करें। लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश के जोड़ कितना हो जाएगा, 13। चलिए हमारा हो गया। अब जरा सा देखते हैं जनसंख्या, जनसंख्या के हिसाब से। देखिए जनसंख्या तो बिहार में कम नहीं है, लगभग 11 करोड़ के आसपास है। आज हम लोग दिखाएंगे कि जनसंख्या लगभग कितने नंबर पे है, कितना एग्जैक्ट फिगर बताएंगे। हालांकि ये जितना भी जो पॉपुलेशन वगैरह है वो 2011 का जनगणना के हिसाब से, अभी 2021 वाला जनगणना पब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद फिर डेमोग्राफी क्या होगा, चेंज होगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कब की बात है, ये सब 2011 का बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार का नंबर कितने नंबर पे आता है, हम लोग 3रे नंबर पे, सबसे पॉपुलेटेड एरिया में हिसाब से हम लोग कितने नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे। सबसे पहला जनसंख्या के मामले में कौन है, हमारा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। दे दनादन जनसंख्या पे चल रहा है, कोई नियंत्रण नहीं, चल रहा है, बड़ा भी है। एक तो क्षेत्रफल भी इसका ठीक ठाक है, वैसे क्षेत्रफल तो इससे बड़ा राजस्थान का है, लेकिन वहाँ पर रहने लायक जगह कम है। कौन, हाँ क्षेत्रफल के हिसाब से ना, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहला कौन होगा, राजस्थान। 2 नंबर पे कौन होगा, महाराष्ट्र, ठीक। तो महाराष्ट्र, हाँ अच्छा, मध्य प्रदेश तीसरा होगा, महाराष्ट्र चौथे नंबर पे आएगा। अच्छा देखिए, दूसरा जनसंख्या के हिसाब से कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। फिर तीसरा कौन हो जाएगा, खुद बिहार, 3 नंबर पे हम लोग आते हैं। और चौथा नंबर पे कौन आएगा, पश्चिम बंगाल। तो हम देखिए ये रैंकिंग ध्यान में रखिएगा। 5वां नंबर पे कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल, 5वां मध्य प्रदेश। ध्यान में रहेगा ना। उसके बाद देखिए राज्य की भाषा, यानी बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इसका सबसे पहला ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। दूसरा नंबर पे कौन है, यानी हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा का इस्तेमाल होता है यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज में। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, अरे जिस लैंग्वेज में यहाँ पर काम चल रहा है, ऑफिस में काम करता है। इंग्लिश तो है ही, लेकिन आधिकारिक तौर पे हिंदी और उर्दू में भी यह काम चलता है। न्यायालय में कई सारे काम हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब जो लैंग्वेज यहाँ पर ऑफिशियल तौर पे यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ऑफिस वगैरह में यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट वगैरह यूज़ करती है, ठीक है।
उसके बाद राजकीय पुष्प, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेट फ्लावर। इसको क्या बोलते हैं, स्टेट फ्लावर। उसमें दिख तो रहा है ना, आ रहा है ना, उसमें कट तो नहीं गया ना। स्टेट फ्लावर, बिहार का स्टेट फ्लावर क्या है, गेंदा। अभी देखिए ठंडी का टाइम चल रहा है, गेंदा का फूल का अलग अलग डिजाइन दिख रहा है। तो गेंदा फूल बिहार का क्या है, राष्ट्रीय फूल है, सॉरी राष्ट्रीय फूल कह रहे हैं, स्टेट फ्लावर है। और चलिए स्टेट ट्री कौन है, पीपल, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, है ना। क्योंकि पीपल का कनेक्शन किससे है, महात्मा बुद्ध से है, ठीक है। तो पीपल क्या हो गया हमारा, राजकीय वृक्ष। जबकि राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल कौन है, बैल। अभी बिहार का राजकीय पशु कौन है, बैल। और पहले कौन था, 2013 से पहले कौन था, रीछ। तो 2013 के बाद जो स्टेट एनिमल चेंज हो गया, नहीं। उसके बाद कौन है, राजकीय पक्षी, यानी क्या, स्टेट बर्ड्स। स्टेट बर्ड कौन है, गोरैया। बड़ा प्यारा लगता है दिखने में, है ना। प्यारा या प्यारी, प्यारी नहीं, ग्रामर लगेगा यहाँ पे, प्यारी हो जाएगी। तो ये क्या था हमारा बिहार का, मोटा मोटी था। अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोगों का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो देखते हैं थोड़ा पे। यहाँ पे ज्योग्राफी वगैरह का कैसा मामला, अक्षांश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, देशांतर का मामला क्या, वो देखते हैं। तो पॉज कीजिए, फिर इसका हम ज्योग्राफी का लोकेशन लिखते हैं। अब देखिए, अगर हम बिहार को अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सपेक्ट से देखते हैं, यानी कि भौगोलिक परिदृश्य के हिसाब से अगर देखें, तो उसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को हम समझते हैं। सबसे पहले जिनको अक्षांश और देशांतर नहीं आता है, पहले वो समझ लीजिए। अक्षांश किसको कहते हैं और देशांतर क्या होता है। अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब कंफ्यूजन ये है कि इसको लैंग्वेट्यूड कहते हैं कि लैटिट्यूड कहते हैं, है ना। लैटिट्यूड, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। और देशांतर को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। देखिए अक्षांश, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब के बीच वाले रेखा को क्या बोलते हैं, इस बीच वाले को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ये 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई जितनी भी रेखा है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके समानांतर ये रेखा खींचा गया, ये भी खींचा गया, ये भी खींचा गया, ये भी खींचा गया। उसके नीचे देखिए ये भी क्या है, अक्षांश रेखा। तो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। याद रहेगा ना, विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखिए, अब ये जैसे ग्लोब है, तो ग्लोब के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, इधर वाले को पश्चिम बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं, वेस्ट, इधर वाले को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल रेखा, यानी कि अगर हम बात करते हैं, जैसे ये 0 डिग्री पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ भी क्या हो जाएगा। अगर हम जैसे कुछ कुछ रेखा मिटा देते हैं ताकि आपको याद समझने में आसानी हो, इसलिए कुछ कुछ रेखा को हम मिटा देते हैं, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ ऐसा करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 30 डिग्री है, ये क्या है, ईस्ट, इधर लिखते हैं यहाँ पे ईस्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं वेस्ट। ये मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये मान लीजिए 45 डिग्री, और रेखा हो तो 60 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 90 डिग्री। ये डिग्री दरअसल कैसे होता है, तो जो पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी को एक बॉल की तरह समझिए, गेंद की तरह, समझ रहे हैं, गेंद। उस गेंद के केंद्र में एकदम बीच वाला हिस्सा, जैसे किसी फल को आप काटते हैं तो जो सबसे बीच वाला जो हिस्सा होता है, तरबूज को कभी काटे हैं ना, तो तरबूज को जब काटते हैं उसके बीच वाला हिस्सा को, एकदम सेंटर वाला ध्यान रखिएगा, वहाँ से वो एंगल निकाला जाता है। तो मान लीजिए पृथ्वी एक तरबूज के जैसा है, तो तरबूज का जो केंद्र बिंदु होगा यहाँ पर है, तो इसके समानांतर वाला रेखा क्या होगा, तरबूज के बीच वाला रेखा क्या होगा, 0 डिग्री। क्या तरबूज, अच्छा इधर वाला बता रहे हैं। अच्छा मान लीजिए तरबूज के जैसा है। हम अभी देखिए अक्षांश देशांतर समझा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना बिहार है। अब जिसको अक्षांश देशांतर पता नहीं होगा वो बिहार को समझ पाएगा,
मतलब ये बात हम कह के आगे तो बढ़ सकते थे, लेकिन हम सोचे थोड़ा डिटेल बता देते ताकि इसको दिक्कत ना हो। तो ये जो बीच का जो जैसे तरबूज के जैसा कटा होगा, तो पृथ्वी का बीच का कोई केंद्र तो होगा ना। तो पृथ्वी के केंद्र से ये जो रेखा होगा जब मिलेगा, ये कितना डिग्री पे होगा? 30 डिग्री। ये रेखा कितना दूर पे होगा? 45 डिग्री। कहीं पर एक और लाइन अगर इस तरह होता मान लीजिए, तो ये कितना डिग्री होता? 60 डिग्री। फिर ये कितना हो जाता? 90 डिग्री। तो ये केंद्र से मान रहे हैं ना। तो ये इसी तरह से अक्षांश से, देखिए ये जो अक्षांश निकाला जाता है डिग्री में, ये पृथ्वी के केंद्र से निकाला गया है। तो इधर वाला भी और इधर वाला भी, तो इधर भी तो होगा 30 डिग्री। जो चांद देखते हैं ना, चांद, चांद जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाह, अरे चांद को मून तो बोलते हैं, वो जो क्या बोलते हैं यार, हमें भी ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, अरे वो जो बचपन में ऐसे करके रखते थे, ऐसे करके लाइन यहाँ पर खींचते थे। अर्धचंद्रकार, हमें भी याद नहीं एग्जैक्ट यार, हमें पेट में मुंह में नहीं आ रहा है हमें। इंग्लिश भूल गए हैं, कोई बात नहीं, अच्छा वो हम भी भूल गए, हमें भी अभी याद नहीं आ रहा है। तो जब उससे आप मिलाइएगा ना, देखिए उसमें दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि एक ये है, आप इधर से ये भी तो 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री। अगर कोई एंगल हम इस तरह बनाते हैं तो ये भी तो उतना ही होगा ना। तो पृथ्वी के साथ भी तो यही होना है, इधर से भी मिलाइएगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा? ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। फिर इधर क्या होगा? तो तरबूज के दोनों तरफ से कोण निकाल रहे हैं ना, सेंटर की बात अगर हम करें तो इधर भी 30 तो इधर भी 30, दोनों को मिला देंगे, इसको क्या बोलते हैं? अरे प्रभु, न्यून कोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम होता है ना। न्यून कोण अधिक कोण नहीं है। हमको जब याद आ जाएगा तो हम आपको खुद ही बोल देंगे, ठीक है। अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। देखें यहाँ पे, तो इधर भी 30 इधर भी 30, इस दोनों को जो रेखा मिला रहे हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं इसको? तो अक्षांश रेखा, अब मान लीजिए इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे, ये हम मिटाते हैं यहाँ पे, समझिएगा। तो यहाँ पर भारत तो कहीं ना कहीं होगा ना भाई। अरे भारत का जो आप मैप देखिएगा तो वो इसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा ना। मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्यारा इंडिया है, तो इंडिया किधर आ गया हमारा? इंडिया किधर है? उत्तर की तरफ है। तो देखिए 0 डिग्री से ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत हमारा किधर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो बिहार भी हमारा किधर होगा? उत्तरी गोलार्ध में। तो बिहार में ये देखिए, जैसे भारत का नक्शा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैल रहा है ना। तो यहाँ पर ये अक्षांशी विस्तार, तो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक गया है? तो अक्षांशी विस्तार का मतलब क्या? नीचे वाला लाइन से ऊपर वाला लाइन का दूरी बताना है क्या। देशांतरी होता तो कैसा होता? देखिए अक्षांश ये था, देशांतर देखिए ऐसे बनेगा। जैसे ये मान लीजिए बॉल है, इस बॉल को दो ऐसे करके लाइन, जैसे कि ऊन काटा, याद है ऊन काटा, ऐसे एक धागा बांध दिए किसी प्लास्टिक बॉल पे, एक धागा ऐसे करके बीच में बांध दिए। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। तो जैसे पहले एक धागा इस बांधे तो ऐसे हो गया, होगा ना। ये उस पार का लाइन है, ये जो धागा उस पार का है, बॉल के उस तरफ का, और ये धागा क्या है? बॉल के। तो एक बार लपेटे ऐसे करके, फिर एक बार ऐसे करके लपेटेंगे, फिर ये इधर से लपेटा आ जाएगा, फिर एक बार यहाँ से ऐसे लपेटा आ जाएगा, फिर एक बार। याद है बचपन में वो प्लास्टिक बॉल खेलते थे? नारंगी कहाँ ऐसा दिखता है? करेक्ट सही बोले। जब नारंगी को आप उसका कवर जब खोलते हैं तो नारंगी इसी शेप में होता है ना। तो नारंगी में क्या देखते हैं कि सभी जगह पर, मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सभी रेखाएं मिलती है। यानी कि देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। जबकि अक्षांश में क्या होता है? इसमें कहीं पे मिलता है क्या? इसमें सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। उत्तर ध्रुव की तरफ जाएंगे तो अक्षांश का साइज क्या हो जाएगा? छोटा। अक्षांशी दूरी कम होगा ना। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये अक्षांश वाला जो रेखा है इसका साइज क्या हो जाता है? छोटा होगा ना। ये पहले इतना बड़ा अक्षांश था, फिर साइज इसका छोटा हो गया, फिर क्या होगा? छोटा हो गया। जबकि देशांतर में क्या होता है? देशांतर का साइज हमेशा क्या होता है? ये तो वही बात हो गया, जब तुम किसी एक फल को चाकू से एकदम बीच से ऐसे करके कट करते हो, फिर ऐसे करके कट करते हो, एकदम सेंटर से काटना है, तो सबका चॉप कैसा होगा? एक जैसा होगा ना। तो ये अक्षांश था, और ये क्या हमारा? ये हमारा हुआ देशांतर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। अब बिहार का, अब मान लीजिए, अब
अब समझिए मेरी बात को, हम जो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ भी तो डिस्टेंस है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में तो दूरी है ना। हालांकि जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो अक्षांश देशांतर और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। अभी बस ये समझना है कि देशांतरी दूरी और अक्षांशीय दूरी क्या होता है। देशांतरी दूरी में क्या होगा, नीचे से ऊपर यानी कि उत्तर से दक्षिण, जबकि अक्षांशीय दूरी क्या, सॉरी अक्षांशीय दूरी में क्या होता है, उत्तर से दक्षिण, और देशांतरी दूरी क्या होता है, पूरब से पश्चिम। तो ये होता है, इधर मान लीजिए पश्चिम है, इधर सॉरी इधर क्या है पश्चिम, इधर क्या है पूरब। तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक की दूरी निकालना है। तो बिहार जैसे मान लीजिए ये बिहार का ऐसे करके मैप है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो बिहार का अब मान लीजिए उत्तर हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया दक्षिण। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक का दूरी कितना है, कितना दूरी दिया हुआ है, ये देखिए। तो लंबाई नॉर्थ से लेकर साउथ कितना दिया हुआ है 345। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बिहार का जो डिस्टेंस है वो कितना है 345 किलोमीटर दूरी। ये क्या हो गया, इसको कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। इसको क्या बोलते हैं, तो नीचे से ऊपर कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक का। और जबकि पश्चिम से पूरब तक का दूरी अगर निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हमारा हो गया ईस्ट। इसको बोलते हैं देशांतरी दूरी। इसको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय दूरी। तो देखिए अक्षांशीय दूरी कैसे निकलता है, नीचे से लेकर के ऊपर। और जबकि देशांतर दूरी कैसे निकलता है, पश्चिम से लेकर के पूरब। जबकि अक्षांश का कैसे निकलता है, उत्तर से लेकर के दक्षिण। तो ये नहीं समझ में आया क्या चीज़, ये वाला, ये अक्षांश रेखा समझ रहे हैं ना। तो बिहार का जो नक्शा होगा तो वो हमको बताना नीचे से लेकर ऊपर, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही अक्षांशीय दूरी होगा ना। मतलब कि ये रेखा और ये रेखा कितना दूर पर है, फिर ये रेखा पर कितना दूर है। तो इसके बीच जो डिस्टेंस निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्षांशीय दूरी। जबकि इसके बीच के जब डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, देशांतरी दूरी। समझ में आया। तो देशांतरी दूरी ऐसे निकलता है पश्चिम से लेकर के पूरब के बीच। जबकि अक्षांशीय दूरी कैसे निकलता है, उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच निकलता है। क्लियर हुआ अभी। तो ये जो हम कह रहे हैं उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का जो दूरी है वो कितना है 345 किलोमीटर। तो ये जो 345 किलोमीटर है वो क्या है, बिहार का लंबाई उत्तर से लेकर के दक्षिण। इसको हम कह सकते हैं ना कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अक्षांशीय दूरी हो जाएगा। लंबाई अक्षांशीय दूरी नहीं होगा। और जबकि चौड़ाई क्या होगा, देशांतरी दूरी। चौड़ाई कितना दिया बिहार का 483। तो चौड़ाई कितना है 400। अब यहाँ से लेकर के यहाँ, ये तो डिस्टेंस पता चल गया। सवाल असली ये है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट बताना है, यहाँ का कोऑर्डिनेट। ये तो दूरी में किलोमीटर में समझ में आ गया ना। लेकिन अगर कोई पूछे कि बिहार कितने डिग्री पश्चिम से लेकर के कितने डिग्री पूरब तक फैला हुआ है, बात को समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बिहार कितने डिग्री पश्चिम से लेकर के कितने डिग्री पूरब तक फैला हुआ है, यानी क्या पूछ रहा है, बिहार का देशांतरी विस्तार पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, बिहार का देशांतरी विस्तार। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि बिहार का मतलब कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक फैला हुआ है, मतलब कितना डिग्री दक्षिण से लेकर कितना डिग्री उत्तर तक गया है, मतलब ये कोऑर्डिनेट बताना है। अरे किलोमीटर तो पता है 345 किलोमीटर है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, कितने डिग्री से कितना डिग्री तक फैला हुआ है। क्योंकि पूरा जो भारत का नक्शा है, बिहार का नक्शा है, सब में तो डिग्री के हिसाब से बटा हुआ है ना। तो देखिए अगर हम बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कहां से कहां तक फैला हुआ है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। ये अक्षांश की बात करें, अक्षांश क्या होगा, नीचे से लेकर के। तो नीचे वाला कितना दिया हुआ है यहाँ पर 24 डिग्री, कितना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचपन में पढ़े थे ना 10th में, हर एक चीज़ का अपना एक स्पेसिफिक मतलब लोकेशन होता है, एग्जैक्ट कुछ मतलब उसका एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस है उसका से ले करके कहाँ तक फैला हुआ है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। कहाँ तक फैला हुआ है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो कितना का डिस्टेंस है, 3 डिग्री का डिस्टेंस है। यानी ऐसे निकाल सकते हैं कि 3 डिग्री बराबर कितना निकला 345 किलोमीटर। तो 1 डिग्री बराबर निकाल लीजिए। तो कई बार डिग्री मिनट ऐसे भी निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये समझना, बिहार का अक्षांशीय दूरी कितना से कितना दूरी तक है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट
15 सेकंड तक। करेक्ट हुआ। अक्षांशीय दूरी कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर। उसी को हम कहते हैं क्या, ये लंबाई कैसे निकाले हैं, नॉर्थ से लेकर के साउथ, इसी को हम लोग अक्षांशीय दूरी कह सकते हैं कि नहीं, बोलो। अक्षांशीय, अरे वीडियो में दिख रहा है, बताइए तो, नहीं आ रहा है। इसी लंबाई को हम लोग क्या कह सकते हैं, अक्षांशीय दूरी। और जबकि ये वाला जो दूरी है 483 वाला, उसको क्या बोलते हैं, देशांतरी दूरी। अभी थोड़ा यहाँ से मिटाते हैं इसको, उसके बाद लिखाते हैं यहाँ पे। देखिए देशांतरी दूरी कहाँ से कहाँ तक है, देशांतरी विस्तार 83 डिग्री, यहाँ देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के कहाँ से कहाँ तक है, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। समझ में आया? अच्छा, देशांतर वाला जब फोटो बनाए थे, एक चीज़ बताना भूल गए थे आप लोग, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, अब ये बीच वाला जो है वही हमारा 0 डिग्री है। क्या, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे उसका डिग्री क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जबकि यहाँ पर ये बीच वाला 0 डिग्री था, इसमें ये वाला बीच में 0 डिग्री होगा। क्या, तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो देखिए अभी 0 डिग्री मान लीजिए, यहाँ पर अक्सर माना जाता है कि 0 डिग्री कहाँ पे है, पृथ्वी में 0 डिग्री कहाँ पर है, ग्रीनविच में। जो लंदन का क्षेत्र है वो क्या है हमारा, 0 डिग्री का है। तो उससे हम लोग 0 डिग्री पूरब से, तो जैसे जैसे इधर पूरब बढ़ेंगे, ऐसे समझिए, ऐसे दिक्कत हो रहा होगा तो ऐसे समझिए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ग्रीनविच है, यहाँ पर क्या मान लीजिए, तो ये वाला हमारा समय रेखा है 0 डिग्री। इसके जैसे जैसे इधर जाएंगे पूरब में और पश्चिम में जा सकते हैं ना, इधर जाइए, इधर क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इस तरह से 80 डिग्री 90 डिग्री। तो बिहार का लोकेशन कितना नंबर डिग्री पर है, 83 डिग्री। तो लगभग यहाँ पर बिहार होगा। अब वहाँ से लेकर के कितना दूरी तक है, तो यही ना बताना है कि 83 डिग्री 19 मिनट से कितना दूरी तक है, 88 मिनट 17 सेकंड, 17 मिनट 40 सेकंड। ये तो हुआ क्या, देशांतरी विस्तार। और उसी प्रकार से अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कैसे निकलेगा, नीचे से लेकर के ऊपर तक का दूरी, तो वो कितना दूरी तक हो जाएगा, कहाँ है लिखा हुआ, ये है ना, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर कितना डिग्री तक है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। तो ये इसका एग्जैक्ट क्या हुआ है, लोकेशन निकला। देखिए किसी भी चीज़ का डिग्री से ही निकाला जाता है लोकेशन, क्योंकि पूरा जो पृथ्वी को हम लोग एक डिग्री के हिसाब से, चूँकि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी दूरी के हिसाब से देख रहे हैं, तो अक्षांश देशांतर तो डिग्री में लिखा जाता है। हाँ भाई, एरोप्लेन भी चलता है तो इसी डिग्री और मिनट की। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो और डिटेल में बताएंगे आपको अच्छे से। ये बात समझ में आया? अब समझना है कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 94,163 किलोमीटर है ना, 94,100, हाँ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर है ना, किलोमीटर स्क्वायर है। लंबाई बता ही दिए, चौड़ाई बता ही दिए। बिहार भारत के किस क्षेत्र में है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में। जैसे ये इंडिया का मैप अगर बनाते हैं ऐसे करके, तो ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ साउथ, इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है, तो बिहार किस जगह, इसी जगह है। तो क्या हो जाएगा हमारा, बिहार भारत के किस क्षेत्र में है, पूर्वी भाग में अवस्थित है। उत्तर पूर्व तो कहलाएगा ना, लेकिन लगभग उसको पूर्वी, मेन उत्तर पूर्व जो कहलाता है वो आपका नॉर्थ ईस्ट का, जैसे असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मेनली वो उत्तर पूर्व कहलाता है आपका, ठीक है। पूर्व में मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर का कुछ क्षेत्र तो है, लेकिन मेनली इसको पूर्वी क्षेत्र ही कहा जाएगा। जैसे भारत को अगर काट ऐसे करके नक्शा बनाइए, तो जो बिहार का जो क्षेत्र होगा, जैसे यहाँ पर बिहार है, तो ये लगभग तो पूर्वी एरिया में आया ना। जब उत्तर पूर्व बनाते हैं तो इसका मतलब ये वाला क्षेत्र हो गया ना, ये वाला एरिया उत्तर पूर्व, तो पूर्वी क्षेत्र उसको माना जाता है अक्सर। आगे देखिए क्या है, बिहार कैसा क्षेत्र है, भू आवेष्टित क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ, बिहार एक कैसा कंट्री, कैसा क्षेत्र है, कंट्री का स्टेट है, लैंड लॉक्ड। यहाँ पर चारों तरफ क्या है, भूमि ही भूमि है। अब बिहार में देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार के उत्तर में क्या है, इधर नेपाल है, इधर क्या है, यूपी है, इधर क्या है, वेस्ट बंगाल है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला एरिया, ये क्या है, झारखंड है। तो देख रहे, एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से पश्चिम बंगाल, एक तरफ से यूपी, एक तरफ से झारखंड। वैसे देखा जाए तो बिहार अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ,
देखिए बिहार का ये क्षेत्र देखिए नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है ना, तो कितना किलोमीटर का है ये 729 किलोमीटर का बाउंड्री जो है बिहार किसके साथ शेयर करता है, नेपाल के साथ शेयर करता है। यूपी के साथ कौन कौन से स्टेट टच होता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे। उसके बाद ये झारखंड के साथ, तो अलग अलग, तो बिहार का किन किन क्षेत्रों से टच होता है, बाउंड्री शेयर होता है, नेपाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, झारखंड के साथ और यूपी के साथ, ठीक है। तो बिहार एक ऐसा क्षेत्र है, भू आवेष्टित क्षेत्र है, क्योंकि इसके चारों तरफ ही क्या है, ज़मीन ही ज़मीन है। कहीं पर कोई तट है क्या, पानी है क्या, मतलब पानी है नदी के रूप में, कोई समुद्र तट है। तो लैंड लॉक कंट्री किसको कहते हैं, जो किसी समुद्र से टच ना हो, उसको लैंड लॉक क्षेत्र बोलते हैं। तो बिहार भी कैसा क्षेत्र है, लैंड लॉक। जैसे गुजरात लैंड लॉक है क्या, नहीं, क्योंकि एक तरफ क्या है, समुद्र का तट है, तो वो भू आवेष्टित है, नहीं है। जबकि बिहार क्या है, भू आवेष्टित है। यूपी भी क्या है, भू आवेष्टित क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरह करके आज हम लोग का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद का जो वीडियो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना छोड़ते हैं, रहने देते हैं। थैंक यू।